आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संघ सरकार या केंद्र सरकार। अब हम देखें ये सरकार क्या है, सरकार की हमें आवश्यकता क्यों है। अब जैसे राज्य हमने नाम सुना, आज विश्व में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को मूर्त रूप कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। क्योंकि बिना सरकार के अगर देखा जाए तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होती। राज्य जैसी जो अमूर्त संस्था है अगर उसको कोई मूर्त रूप देता है तो वो सरकार देती है। क्योंकि सरकार ही क्या कर रही है, उस राज्य के लिए नीतियां बना रही है, कानूनें बना रही है, शासन व्यवस्था के जो अधिकार हैं उनको कैसे लागू किया जाए, उनकी पालना कैसे की जाए, जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उनको कैसे दंडित किया जाए, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो ये सारे जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो सरकार अगर देखा जाए तो एक प्रकार से क्या है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा अभिकरण है या एक ऐसी मशीन है जो राज्य जैसी संस्था के लिए नीतियां बनाती है, कानूनें बनाती है, उनको लागू करती है, या राज्य जैसी अमूर्त संस्था को साकार रूप प्रदान करती है। जैसे गवर्नर ने क्या माना, सरकार वह अभिकरण है या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है। आज हम देखें कि जितने भी देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर सरकारें हैं, अब उस राज्य से संबंधित जो नीतियां हैं कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। उन नीतियों को लागू कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। उन नीतियों की पालना कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। तो हम लोग कहने का अर्थ है कि एक समाज, एक राष्ट्र, एक राज्य को सही ढंग से संचालित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? एक सरकार की आवश्यकता है। अब हम बात करें सरकार के अंग। अब हम देखें कि सरकार के वो 3 अंग माने गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। प्रकार की दृष्टि से हम देखें जैसे हम कहते हैं संघ सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार। अब अलग अलग देशों में अलग अलग रूप पाए जाते हैं। कहीं पर ये दोनों अंग पाए जाते हैं, संघ व राज्य सरकारें होती हैं। कहीं पर हम देखें स्थानीय सरकारें भी पाई जाती हैं, या फिर कहीं पर किसी संघात्मक शासन व्यवस्था है तो कहीं पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन अगर भारत की हम बात करें तो हमारे यहाँ 3 स्तर है, संघ सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय सरकारें भी है। अब हम देखें कि संविधान के अनुसार संघ सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकारों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र दिए गए। जैसे हमारे संविधान में 3 सूचियां बनाई गई जिसको हम संघ सूची करते हैं, राज्य सूची करते हैं और समवर्ती सूची करते हैं। इसके अलावा अवशिष्ट विषय। अब ये सब क्या है? विषय निर्धारित करती है। संघ सूची है, उसके जो विषय है उसके ऊपर कानून कौन बना रहा है? हमारी संघ सरकार बना रही है। राज्य सूची है, इसके जो विषय है उसके ऊपर संविधान ने अधिकार किसको दे दिया? राज्य सरकारों को दे दिया। समवर्ती सूची है, इसके ऊपर हम देखें हमारा जो संविधान है वो दोनों को अधिकार देता है, संघ सरकार और राज्य सरकार। लेकिन जब अगर विवाद हो जाता है दोनों के मध्य भी, कोई समवर्ती सूची के विषय पर कोई कानून बनाया गया लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो संविधान है वो ज्यादा अधिकार किसको दे रहा है? संघ सरकार को दे रहा है। उसके साथ साथ हम देखें जब हमने संविधान लागू किया तो उस समय कुछ विषय ऐसे थे जो उस समय हमारे देश में नहीं थे। जैसे कंप्यूटर की हम बात करें, संचार की हम बात करें, प्रौद्योगिकी की हम बात करें, मतलब जो विषय शेष रह गए या बाद में जिनकी हमें आवश्यकता हुई उनको हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। इसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार संविधान किसको देता है? अब कहने के संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें संविधान ने अधिकार सभी को दिए, संघ को भी दिया, राज्य को भी दिया, स्थानीय सरकारों को भी दिया।
लेकिन अगर शक्ति की बात हम करें तो ज्यादा शक्ति किसको दे रहा है? संघ सरकार को दे रहा है। अब हम बात करते हैं संघ सरकार की। तो संघ सरकार हो चाहे राज्य सरकार, मतलब तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र है, उन कार्य क्षेत्रों के अनुसार ये अपना काम करते हैं। अब सबसे पहले हम पहले अंग की बात करते हैं, व्यवस्थापिका। तो अलग अलग देशों के अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। संसद किसे कहते हैं? ये भारत की व्यवस्थापिका को हमें संसद कहते हैं। किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इनको ही सामूहिक रूप से हम क्या कह सकते हैं? संसद कह सकते हैं। अब हम देखें कि संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होता है, निर्माण होता है। अब भारत में हम देखें संसदीय शासन व्यवस्था है, तो एक प्रकार से हमारे यहाँ क्या है, जैसे हम बात करें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब संविधान के अनुसार हमारे देश का जो शासन है वो किसके अनुसार संचालित हो रहा है? राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होता है, क्योंकि सारी शक्तियां संविधान ने किसे प्रदान की है? राष्ट्रपति को प्रदान की। लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति है वो सिर्फ क्या है? हम कह सकते हैं कि एक नाम मात्र का शासक है, संवैधानिक अध्यक्ष है, वास्तविक शासक नहीं है। वो सिर्फ संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करता है, लेकिन किसके अनुसार करता है? मंत्री परिषद के अनुसार करता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति है वो क्या है? नाम मात्र का शासक है, उसे सिर्फ संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई, उन संवैधानिक शक्तियों का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वो उनका इस्तेमाल सिर्फ किसके अनुसार कर रहा है? मंत्रिपरिषद के अनुसार कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो वास्तविक दृष्टि से मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है, मुखिया है प्रधानमंत्री, वो क्या है? देश का वास्तविक शासक है, उन शक्तियों का उपयोग करता है। अब व्यवस्थापिका की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। व्यवस्थापिका का गठन, तो इसमें हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनसे मिलकर व्यवस्थापिका का गठन होता है या संसद का गठन होता है। अब सबसे पहले हम बात करें लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा क्या है? अब हम देखें कि भारत कैसा राज्य है? एक संघात्मक राज्य है, संघात्मक राज्य, मतलब जहां पर संघ सरकार भी और राज्य सरकार। अब इसमें दो अंग है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। एक अंग लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? जनता का प्रतिनिधित्व। किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको जनता का प्रतिनिधि सदन कहते हैं। जनता का प्रतिनिधि सदन भी इसको कहा जाता है। प्रथम सदन इसको कहते हैं, निम्न सदन भी इसको कहा जाता है, और अस्थायी सदन भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या है? लोकसभा के अन्य नाम, जनता का प्रतिनिधि सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन और निम्न सदन। अब जनता का प्रतिनिधि सदन इसको क्यों कहते हैं? जैसे हम देखें कि संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष। अब ये 5 वर्ष है वो निश्चित नहीं होते, ये तो सिर्फ क्या है? एक संवैधानिक व्यवस्था है। अब हम देखें कि लोकसभा में जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? समय से पूर्व अभिभंग कर सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जनता का प्रतिनिधि, अस्थायी सदन कहा जाता है। दूसरा, जनता का प्रतिनिधि
सदन। अब जनता का प्रतिनिधि सदन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम देखें कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, जैसे भारत की लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 545 है। अब इन 545 में हम देखें 543 प्लस 2, ये 543 जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? मतदान के माध्यम से आम जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जनता का प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। जबकि दो जो सदस्य वो क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये थे लोकसभा के अन्य नाम। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में आगे का जो टॉपिक है उसको हमें